हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की चौथी क्लास है। आप चाहें तेलंगाना का जो बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हों, या डीएलएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हों, या आंध्र प्रदेश का जो डीएससी का फॉर्म आया हुआ है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका करंट अफेयर और जीके का बाकायदा आपके सिलेबस में चैप्टर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ तेलंगाना के डीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके सबके लिए एक क्लास कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखेंगे कि हम आम मालूमात जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं उसमें आज के क्लास में किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक है जो बहुत सारे गेम्स हैं जिसको हम खेल कहते हैं, और उसमें प्लेयर्स यानी हर एक गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले, इससे भी सवालात आम मालूमात में पूछा जाता है। आगे इम्पोर्टेंट वार्स, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में बहुत सारे अहम जंगें हुई हैं, उससे मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, उसके फैक्ट को हम लोग देखेंगे। फिर बॉर्डर लाइंस, आपको पता है हिंदुस्तान बहुत सारे कंट्रियों से उसकी बॉर्डर लाइन मिलती है। हर एक कंट्री के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका अलग अलग नाम दिया गया है, पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे है कि नेशनल सिंबल्स है, यानी जो हमारे कौमी अलामतें हैं उससे भी सवालात पूछे जाते हैं। फिर गेम्स, अलग अलग जो खेल हैं हर एक गेम के साथ अलग अलग कप दिया जाता है अवार्ड के तौर पे, उसको भी देखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट समाधियाँ, आपको पता है जब हमारे मुल्क के बहुत बड़ी शख्सियत जैसे वज़ीर आज़म वग़ैरह जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका आप कहिए अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी जो आखिरी रस्म है जो पूरी की जाती है, तो फिर होता है कि इनकी एक समाधि बनाई जाती है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे अलग अलग राजघाट है, शक्ति स्थल है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग समाधियाँ बनाई गई हैं जो वज़ीर आज़म जो पीएम गुजरे हैं, ठीक है। आगे है, तो इतने सारे फैक्ट को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, निज़ाम अकेडमी 22 करके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूँगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके उससे जुड़ जाएँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आखिर में फीडबैक दीजिएगा, और आपके साथी आपका जो कॉमन ग्रुप, चाहे आप बीएड में रहे हों, डीएलएड में रहे हों, या आप अपने कॉलेज में रहे हों, अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए। ख़ास तौर पे जो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। मज़ीद और कुछ आपको जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर है 9873603812, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे फॉर्म उम्मीद है कि आपने भर ही लिया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। सबसे पहले गेम और प्लेयर देखेंगे, ठीक है। आपको पता है एक खेल है फुटबॉल, ठीक है, जो पैरों से खेला जाता है। इसमें कितने लोग होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है वॉलीबॉल, जिसमें क्या है 6 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल, इसमें 5 होते हैं। क्रिकेट की आपको पता है, क्रिकेट तो आजकल बहुत ही चल रहा है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा जा सकता है, 11 यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, बैडमिंटन, बैडमिंटन में कितने होते हैं? 1 या 2, ठीक है। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, यानी रग्बी जो होती है उसमें कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये कुछ फैक्ट थे। अब हम कुछ अहम जो जंगें हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। इससे सवालात बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले पहली आलमी जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में, कहीं कहीं 1919 लिख के आता है, कि एंड तक ख़त्म हो गई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरी आलमी जंग हुई थी जो 1939 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई था। इसी में जो है अमेरिका ने जो एटम बम भी गिराया था। ठीक है, क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर इसमें मेन पावर जो अमेरिका और उधर से हिटलर, ठीक है, उसके बीच थी और बहुत सारे कंट्री थे। चीन भारत जंग 1962 में हुई थी जिसमें भारत हार गया था। ठीक है। भारत पाकिस्तान वार 1965 में, उसके 3 साल बाद जब भारत हार गया तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम भी अटैक करते हैं, तो 1965 में हुई। अरब और इसराइल के बीच जंग, आपको पता है अरब कंट्री यानी जिसको हम फ़िलिस्तीन कहते हैं, जब हिटलर क्या था, यहूदियों को चुन चुन करके मार रहा था, इसने गुहार लगाई, तो उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका इसने बाकायदा जा करके वहाँ गज़ा पट्टी पे इनको बसाया था। लेकिन ये कौम, आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से आती है। लोग बताते हैं बहुत खबीस कौम है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कितने दिनों से ये जो है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंगें चल रही, कितने मासूम, कितने बच्चे, कितनी बूढ़े, कितनी औरतें सब मारी गई, सब बेघर हो गए। ठीक है, लेकिन इसके लिए मीडिया और पूरा वर्ल्ड जो है खामोश है। ठीक है, अफसोस की बात है। तो सबसे पहले जब ये अपनी हरकत से बाज नहीं आए इसराइल, तो एक बार अरबों ने मिल करके 1967 में अटैक किया। लेकिन आपको पता है जो ब्रिटिश और अमेरिका फ़ौरन इसके साथ आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए अरब जो है ये जंग हार गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूसरी जंग हुई थी, यानी पहले भारत और यानी खुद पाकिस्तान की ये जो है अंदरूनी लड़ाई थी, यानी जिसको कहते हैं सिविल वार थी, खाना जंगी थी। उसमें क्या था, जो इधर के पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश बना है, और पाकिस्तान, दोनों के बीच में लड़ाई थी। उसके बाद इंडिया उस टाइम जो है इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, उन्होंने जो इधर बांग्लादेश वाले इनका साथ दिया, तो इसलिए जंग मानी जाती है भारत पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग कब हुई थी? 1971 में, जिसमें भारत जीता था। उसके बाद जो है आपके बांग्लादेश का एक नया मुल्क का वजूद हुआ था। ठीक है। आगे है ईरान इराक के बीच भी जंग हुई थी। ठीक है, 1980 से 1988 तक चली थी। अब देखेंगे बॉर्डर लाइंस। बताया था ना कि सरहदी खतूतें कुछ होते हैं। एक है मेक मोहन लाइन। मेक मोहन लाइन पूछा जा सकता है किन के बीच है? चीन और हिंदुस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मेक मोहन लाइन। दूसरी क्या है? रेड क्लिफ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। आगे है डेविड लाइन, किसके है? हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आगे है 38th पैरेलल लाइन, क्या है? शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है। अब देखेंगे नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया में हमेशा जंग चलती रहती है। ठीक है। आगे है मैगी नोट लाइन, ये किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आगे है हैंडबर्ग लाइन, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आगे है सेगफ्राइड लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और ओडरेंसी लाइन मशरकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है। अब हम आगे कुछ फैक्ट देखेंगे नेशनल सिंबल्स।
آپ کو پتہ ہے قومی جھنڈا جو کہ ترنگا ہوتا ہے، دستور ساز اسمبلی کے نیم نیم شبی اجلاس میں قوم کو پیش کیا گیا 14 اگست 1947، ٹھیک ہے، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ قومی ترانہ یاد رکھیے گا، نیشنل ترانہ جن گن من، یعنی جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک کس نے لکھا تھا، اس کے مصنف کون ہے، بار بار پوچھا جائے گا۔ قومی ترانہ یعنی اس کو رویندر ناتھ ٹیگور یا رویندر ناتھ ٹھاکر لکھ کے آتا ہے، جو کہ بنگالی رائٹر تھے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، جن گن من کو قومی ترانہ کی حیثیت سے اختیار کب کیا گیا؟ 24 جنوری 1950 کو۔ 26 جنوری 1950 کو کیا ہوا تھا، ہمارا جو آئین ہے اس کو نافذ کیا گیا تھا، لیکن اس کے 2 دن پہلے ہی جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، اس کے لیے اس کو رویندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا، لیکن اس کو قومی ترانہ کے روپ میں 24 جنوری 1950 میں شامل کیا گیا۔ آگے ہے جن گن من سب سے پہلے کہاں اس کو چھپا تھا، کہاں، یعنی جن گن من ادھینائک جے ہے کہاں چھپا تھا؟ تنوا یعنی تتوا بودھنی، تتو بودھنی یاد رکھے گا، تتو بودھنی کر کے ایک میگزین تھی، ایک رسالہ تھا، تتو بودھنی کر کے جو رسالہ تھا، اس میں جن گن من یعنی قومی ترانہ جو ہے اس کو 1912 میں اس کو لکھ کر کے انہوں نے تتو بودھنی نام کے رسالے میں چھپوایا تھا رویندر ناتھ ٹیگور نے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں قومی ترانہ بنایا گیا۔ چلیے آگے ہے جن گن من میں، اچھا وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، جن گن من، ٹھیک ہے، انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کولکاتہ میں گایا گیا۔ میں بتایا نہیں کہ کولکاتہ ہی کے تھے یہ رویندر ناتھ ٹیگور، ٹھیک ہے، تو اس کو 52 سیکنڈ میں گایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سنگھ گجرات مراٹھا تراوڑ اتکل بنگا، ایسا کر کے ہے پورا، ٹھیک ہے۔ قومی گیت وندے ماترم، اب دیکھیے اس پر بہت زیادہ یعنی کنٹروورسی رہا ہے یہ قومی گیت، ٹھیک ہے۔ وندے ماترم کے مصنف کون تھے؟ بنکم چندر چٹرجی۔ یہ الگ الگ گورنمنٹوں نے الگ الگ اسکولوں میں زبردستی اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کی گئی کہ جو قومی گیت ہے وندے ماترم اس کو پڑھا جائے، لیکن اس میں کیا ہے، جو مسلم ریلیجن ہے اس میں اب کیونکہ وندے ماترم ہم صرف کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو بھارت کی جو سرزمین ہے اس کے بندے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو جو جہاں عقیدے کا سوال آتا ہے تو اس لیے کہا گیا مسلم کے ذریعے کہ ہم اس کو نہیں گا سکتے، نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری جو آستھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو قومی گیت وندے ماترم یاد رکھیے گا کہ مصنف کون تھے؟ بنکم چندر چٹرجی، ٹھیک ہے۔ قومی گیت وندے ماترم بنکم چندر چٹرجی کی اس ناول میں، یعنی کیونکہ کوئی لکھتا ہے تو اس کو کسی ناول میں چھپواتا ہے تب تو لوگ جانتے ہیں۔ آگے ہے آنند مٹھ، آنند مٹھ کر کے ان کا ایک ناول تھا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے لکھا تھا۔ قومی گیت سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں گایا گیا کب؟ 1896 میں، یعنی بہت پہلے اس کو لکھا گیا تھا، لیکن بس وہی مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جو مسلم مذہب ہے اس میں تھوڑا سا یہ چیز کلیش کر رہی تھی کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، نہ کہ بھارت کی سرزمین کے بندے ہیں، اس لیے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اس پہ وواد رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ترانہ ہندی بہت ہی اچھا ترانہ ہے، اکثر اسکولوں میں لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی گلستاں ہمارا، بہت ہی زیادہ پاپولر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنے والے کون تھے؟ محمد اقبال، لیکن کیونکہ محمد اقبال جو ہے
ये भारत के पार्टीशन के, भारत के दो टुकड़े होने के, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। इसलिए इनकी इस राय की वजह से, ठीक है, इनको भारत में थोड़ा सा लोग कम पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, ठीक है। इनके अशार देखेंगे, बिल्कुल समाज का आईना उसमें झलकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा लिखा था, क्योंकि जब इन्होंने लिखा था तब बंटवारा तो हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि इनकी राय वही थी, इसलिए जो है हिंदुस्तान के लोग इनको बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौमी निशान देखते हैं। आपको पता है जब आप नोट लेंगे या कोई ऐसी चीज़, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट देखेंगे, तो ऐसे कोई सिंबल बना रहता है, उसमें शेर छपे रहते हैं, ठीक है। तो कौमी निशान में बब्बर लाइन यानी बब्बर शेर की तादाद कितनी होती, पूछा जा सकता है कितनी होती है? 4 होती है। 3 नज़र आते हैं, चौथा नज़रों से ओझल रहता है, ठीक है। इन निशान को हुकूमत हिंद ने 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा आइन नाफिज हुआ, को कौमी निशान की हैसियत से इख्तियार किया। पूछा जा सकता है इसको कब इख्तियार किया? 26 जनवरी 1950 को इसको इख्तियार किया गया, ठीक है। अब है नेशनल कैलेंडर। क्या है नेशनल कैलेंडर? चलिए नेशनल कैलेंडर क्या है? सरकारी मकासद के लिए कौमी कैलेंडर, जो कि यानी हिंदुओं के उस एतबार से बनाया गया था, नॉन मुस्लिमों के, ठीक है। 22 मार्च 1957 से राइज किया गया एक कैलेंडर, ठीक है। सा का निज़ाम तकवीम, इसको क्या कहा गया? शेख एरा पर मबनी है। किस पे मबनी है? शेख एरा पर मबनी है। इसका पहला महीना, ठीक है, चैत्र, ठीक है, और आखिरी महीना फागुना है, याद रखिएगा। पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुना है, क्योंकि अब देखेंगे हिंदू कैलेंडर के एतबार से इन्होंने भी अपना अलग अलग 12 महीना बनाया है, ठीक है। और फागुना यानी आखिर में एक फागुन करके आता है, वो 12वां महीना होता है। जैसे यानी चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फागुन, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये 12 महीने जो हैं, तो उसमें से पहला क्या है, ठीक है, जिसको चैत कहते हैं, चैत, ठीक है। तो क्षेत्रा लिखा जाता है उर्दू में, मतलब चैत कहते हैं। इसमें फसल की कटाई होती है, ठीक है। हर साल 22 मार्च को चैत की पहली तारीख, 22 मार्च को जो चैत की पहली तारीख होती है, ठीक है, सिवाय साले यानी कबीसा, जबकि पहली तारीख 21 मार्च की होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्ट है नेशनल कैलेंडर के बारे में, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अलग अलग जो हमारे खेल हैं, ठीक है, उस अलग अलग खेलों पर उसमें कौन से कब दिए जाते हैं, कौन से कब शामिल हैं। चलिए, एक है हॉकी, क्योंकि हॉकी याद रखिएगा, हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। कौमी खेल हिंदुस्तान का हॉकी है। इसी के साथ पाकिस्तान का भी कौमी खेल क्या है? हॉकी है, क्रिकेट नहीं है, ठीक है। चलिए, हॉकी में कौन कौन सा कप है? एक रंगास्वामी कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, ठीक है, ध्यानचंद्र कप है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र जो है हाथी के क्या नाम हॉकी के जादूगर माने जाते थे, ठीक है। आगे है बाई गाटन कप, ठीक है, लेडी रतन टाटा कप, आगा खां कप, ठीक है, रंजीत सिंह कप, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी। इतने सारे हॉकी के कप हैं। आगे क्या है? फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, ठीक है। आगे है ड्यूरेंट कप, सबरतो कप, ठीक है, DCM ट्रॉफी, ठीक है, रोरोस कप,
आगे है नेहरू गोल्ड कप, ये फुटबॉल में है। क्रिकेट में कौन कौन सा कप है? ठीक है, क्रिकेट तो आप लोग बहुत शौक से देखते हैं। क्रिकेट में एक है एशिया कप, ठीक है, एक है दिलीप ट्रॉफी, एक है ईरानी ट्रॉफी, एक है विल्स ट्रॉफी, एक है विजय मर्चेंट्स ट्रॉफी, ठीक है, रोहंटन यानी रोहंटन बारहा कप, ठीक है, शीश महल ट्रॉफी। ये सब तो बहुत कम होते नहीं। एशिया कप होता है, कभी कभी वर्ल्ड कप होता है, आजकल क्या है 2020 होता है, ठीक है, और एक क्या होता है IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। चलिए, टेनिस में क्या है यानी डेविस कप और विम्बल्डन कप, टेनिस और विम्बल्डन कप, ठीक है। टेनिस क्योंकि आपको पता है हैदराबाद की बहुत मशहूर खिलाड़ी जिन्होंने अब तो खेलने से क्या कहते हैं कि अपने आप को रिटायर कर लिया है, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने उनका बहुत नाम कमाया, ठीक है। चलिए, बॉक्सर में आप देखेंगे इधर तेलंगाना से आजकल उनका नाम बहुत आता है, निकहत जरी, ठीक है। क्रिकेट में भी आता है सिराज का नाम, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे अहम समाधियाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 10-11 समाधि है। महात्मा गांधी की समाधि का नाम जब आप दिल्ली कभी घूमने जाएंगे देखेंगे राजघाट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म, इनके समाधि का नाम क्या है? शांति स्थल, ठीक है। आगे है इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी पहली खातून वजीर आज़म, इनका है शक्ति स्थल क्योंकि बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी। आगे है राजीव गांधी जो कि राहुल गांधी के फादर थे, इनको भी साजिश के तहत मारा गया था, ठीक है। ये है वीर भूमि, वीर मतलब हिंदी में वीर मतलब बहादुर, ठीक है। आगे है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, एकता स्थल, ठीक है। आगे है गुलजार लाल नंदा, ठीक है, इनके समाधि का क्या नाम है? नारायण घाट, ठीक है, ये सब घाट के नाम से हो गया। आगे है चौधरी चरण सिंह जो कि हिंदुस्तान के वजीर आज़म रहे हैं, इनका है किसान घाट क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। आगे है बाबू जगजीवन राम, इनका है समता स्थल। आगे है कृष्णा कांत, इनका है निगम बोध। आगे है देवी लाल, इनका क्या है? संघर्ष स्थल। संघर्ष मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, तो संघर्ष स्थल इनका बनाया गया है। अभी हाल ही में हमारे यानी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं रहे, ठीक है, और उनका समाधि बनाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम रस्म जहाँ पूरी की गई उसको निगम बोध कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि का क्या नाम है पूछा जा सकता है? निगम बोध, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें याद रखने का कि राजघाट ज़रूर याद रखिएगा, शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। इंदिरा गांधी क्योंकि बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी, 1984 में इनको गोली मारी गई थी, शक्ति स्थल। राजीव गांधी ये भी बहादुर ही थे इसलिए वीर भूमि, ठीक है। ये सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए निगम बोध तो है, कृष्णा कांत का भी जो उनकी भी अंतिम रस्म जो हुई थी उसको भी निगम बोध पे हुई थी, और इसी के साथ मनमोहन सिंह का भी निगम बोध ही रखा गया, ठीक है।
चलिए, उम्मीद है कि इतने सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में और करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको जानना भी आपको ज़रूरी है। अगर वीडियो के ज़रिए थोड़ा सुनते हैं तो आपके दिमाग में बातें महफूज हो जाती हैं। तो फीडबैक देकर जाइए, आपको क्लास कैसी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, आप चाहें डीएससी की तैयारी कर रहे हों या बीएड डीएलएड एंट्रेंस, सब में आप अपना सिलेबस उठा कर देखिए, मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है। उसमें क्या है आपका ये दाखिल है क्या, जीके और करंट अफेयर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।